नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की अंतरा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 8वां पाठ, जिसके कवि हैं नागार्जुन जी और कविता है हमारी बादल को घिरते देखा है। बच्चों, बहुत ही सुंदर प्रकृति की कविता है। बड़े कम कवि हैं जो इतना सुंदर प्रकृति का वर्णन भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, बहुत सारे बिंब इन्होंने दिखाए हैं इस कविता में। ये जो कविता है, ये इनका जो कविता संग्रह है युगधारा, वहां से संकलित है। तो इस कविता में वर्षा ऋतु आने पर जो सारी प्रकृति जैसे अपनी विरहाग्नि शांत करती सी प्रतीत होती है, इसी भाव को कवि ने विभिन्न बिंबों द्वारा व्यक्त किया है। यानी जैसे पावस ऋतु में उमस को शांत करने के लिए जो वो है हंस है, वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, चकवा चकवी। फिर उसने मेघदूत का भी वर्णन किया है, उधर वो हिरण की भी बात कर रहे हैं और किन्नर किन्नरियों की बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार से जो पर्वत पे की जो बहुत तेज हवाएं होती हैं, आप जानते हैं कैसी हवाएं चलती है, जब वो टकराती हैं पर्वत शिखर से तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है मानो कोई टक्कर हो रही है, कोई युद्ध हो रहा है, इस तरीके के दृश्य। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इनको प्रस्तुत किया है। तो चलते हैं कविता की ओर। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल मतलब स्वच्छ, धवल मतलब सफेद, गिरि मतलब पर्वत और शिखर मतलब चोटी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप ये समझ लीजिए कि हिमालय पर्वत है, पूरा कल्पना कर लीजिए वो बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो एकदम सफेद रंग का। तो क्या अमल धवल गिरि के शिखरों पर, और जो हिमालय की चोटियां हैं, ठीक है, वो भी बर्फ से ढकी हुई हैं। तो अब ये बताना चाहते हैं कवि कि अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को, और वहां पर अगर बादल छाने का दृश्य हो हिमालय पर्वत पर, तो वो कैसा होगा कि मैंने स्वयं अनुभूति की है। किस बात की? कि मैंने वर्षा ऋतु में स्वच्छ और सफेद हिमालय पर्वत पर बादल को घिरते देखा है। यानी पर्वत शिखर पर घिरे हुए बादल का दृश्य अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। फिर वो क्या कहते हैं कवि? छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों पर, तुहिन मतलब बर्फ कह रहा है। और जब क्या होता है कि जब पर्वत से जो बर्फ है वो कैसे गिरती है? छोटे छोटे बर्फ के कणों के रूप में, बर्फ के कणों के रूप में जब मैंने देखा कि वो मानसरोवर के पानी पर, मानसरोवर के जल में कैसे गिर रही है। और मानसरोवर के जल में क्या है? सुंदर सुंदर स्वर्णिम, मतलब सुंदर स्वर्णिम कमल खिले हुए हैं, उधर से बर्फ गिर रही है। समझ गए आप? तो मैंने कैसे देखा कि मानसरोवर, जो वहां पे झील है, मानसरोवर की झील के में जो कमल खिले हुए हैं, उन कमलों के ऊपर जो स्वर्णिम कमल हैं, उन पर उनके बर्फ के कणों को मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते हुए देखा है। तो आप सोचिए, जो कमल के फूलों पे जब बर्फ गिरती होगी तो वो कितना खूबसूरत दृश्य उत्पन्न हो जाता होगा। वैसे भी बर्फ उस पे, अगर फूलों पे ओस भी गिरी होती है तो कितनी सुंदर लगती है। तो आप सोचो, बर्फ के कण जब उस पे गिरे हुए दिखाई देते होंगे तो कैसा सुंदर दृश्य उपस्थित करते होंगे। तो कवि ये कह रहे हैं कि मैंने मोती के समान शीतल बर्फ के कणों के रूप में मानसरोवर के सुंदर सुनहरे कमलों पर उनको गिरते देखा है। इन पर्वत शिखरों पर घिरे हुए जो बादल हैं, यानी अत्यंत मनोहर और सुंदर दृश्य उपस्थित कर देते हैं। तो बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं ऊंची ऊंची चोटी की उज्जवल और निर्मलता और उसके कणों का कैसा सुंदर चित्रण किया गया है। छोटे छोटे मोती जैसे, जैसे सा सी की आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार होता है? बताने की आवश्यकता नहीं, उपमा अलंकार होता है। छोटे छोटे में दो बार रिपीट हो, मैं काफी समय से आपको पढ़ा रही हूं, तो कौन सा होगा? पुनरुक्ति अलंकार। और अमल धवल ल की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। आगे जितना आगे जाते जाओगे ना, उतनी सुंदर कल्पना बढ़ती जाएगी। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तो कवि क्या कह रहा है? कह रहा है जो ऊंचे हिमालय की घाटियां हैं उसमें अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं। ठीक है, तुंग मतलब ऊंचे, ऊंचे हिमालय के कंधों पर का मतलब है कि जो घाटियां हैं उसमें कई सारी छोटी बड़ी झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिसंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। अब कह रहा है जो उनके
जो झील है उनका पानी कैसा है, सांवला और नीले रंग का। सलिल मतलब पानी। तो कह रहा है उन झीलों का पानी है सांवला और नीला। उस सांवले और नीले पानी में हंसों को तैरते देखा है, हंसों को तैरते देखा है। क्यों हंस क्यों आ रहे हैं, हंस कैसे आ रहे हैं वहां पे? कह रहा समतल देशों से आकर, ये हंस समतल देशों से यानी कि मैदानी इलाकों से आ जाते हैं। वहां क्यों आते हैं? पर्वतों की उमस से आकुल, क्योंकि पावस की यानी वर्षा के बाद जो ह्यूमिडिटी हो जाती है, उमस हो जाती है, उससे उन्हें गर्मी लगती है। तो उस उमस से व्याकुल होकर वो यानी कहां से है वो? मैदानी इलाकों से। मैदानी इलाकों से हंस आते हैं। आते क्यों हैं? क्योंकि वो उमस से व्याकुल है, गर्मी से व्याकुल है। और क्या खोजने आते हैं? तिक्त मधुर विसंतु खोजते, यानी वो खोज रहे क्या रहे हैं? तिक्त मतलब तीखे, मधुर मने मीठे, विसंतु मतलब स्वाद वाले। क्या विसंतु? कमल नाल। विसंतु मतलब कमल की नाल। तो तीखे और मीठे स्वाद वाले कमल की नाल को, कमल की नाल मतलब जो समझ लीजिए कि जो उसकी डंडी सी है, उसको खोजते हुए ये हंस वहां आ जाते हैं, क्योंकि उनको उसको खाना अच्छा लगता है। तो वो हंसों की जल क्रीड़ा को, यानी हंसों को तैरते देखा, यानी मैंने हंसों की जब जल क्रीड़ा करते देखता हूं तो मेरा मन चित्त प्रसन्न हो जाता है। बादल को घिरते देखा है। कह रहा मैंने तो ऐसे हिमालय पर्वत पे बादल का घिरते हुए का दृश्य, अत्यंत मनोहारी दृश्य के दर्शन किए। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या है कि शांत और गहरी झीलों में नीले पानी में तैरते हुए हंसों का चित्रण है। एक बात है, मतलब कितनी सुंदर तरीके से कवि ने व्याख्या किया कि उसका झील का पानी कैसा है, श्यामल है, नील है, यानी उसको विशेषण से उसने बताया। फिर प्रकृति का मानवीकरण कर दिया। हिमालय के ऊंचे कंधों पर झीलें बह रही हैं, क्या ऐसा है? हिमालय का मानवीकरण कर दिया। हिमालय के कंधे पे झील थोड़ी बह सकती है, और हिमालय कोई इंसान थोड़ी है। तो इसने क्या किया? हिमालय का मानवीकरण कर दिया। ये सब बातें जो मैं बता रही हूँ, आप इसको शिल्प सौंदर्य में डाल सकते हैं। ठीक है, और झील की तो मैंने आपको कहा कि जैसे श्यामलता, नीलिमा का, यानी उसकी सघनता का, निर्मलता का कैसा सुंदर परिचय दिया है। यहाँ संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे चलो। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। अब हम सुनेंगे चकवा चकवी की कहानी। ऋतु वसंत का सुप्रभाव था, मंद मंद था अनिल बह रहा। तो ये कह रहा है कि वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर सुबह थी। और क्या था? मंद मंद यानी धीरे धीरे। अनिल क्या होता है? हवा, यानी जो धीरे धीरे है वो वायु जो है मंद मंद बह रही थी वसंत की। बालारुण की मृदु किरणें थी। बालारुण क्या होता है? बाल जमा अरुण, यानी बाल अरुण कब होता है? छोटा सूरज, बच्चा सूरज। बच्चा सूरज कब है? मॉर्निंग, सुबह के वक्त। तो कह रहा है सुबह के समय के सूरज की बहुत ही मृदु किरणें थी, यानी बड़ी कोमल किरणें जो थी सूरज की थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। अब क्योंकि सुबह की लालिमा है, तो जो बर्फ पे, जो पर्वत की श्रृंखलाओं पे सूरज की रोशनी पड़ी तो वो भी सुनहरी हो गए। अगल बगल सुंदर सुनहरी शिखर दिखाई दे रहे थे। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकवी का। अब आपने हमेशा साहित्य में सुना होगा कि चकवा चकवी जो होते हैं वो रात्रि को बिछड़ जाते हैं, और होता क्या है, जब सुबह की सूरज की किरण के साथ उनका पुनर्मिलन हो जाता है। वो सारी रात चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, उनको कोई श्राप मिला हुआ है और उस श्राप की वजह से वो रात्रि को मिल नहीं पाते। तो कह रहा एक दूसरे से विरह में अलग अलग रहकर जिनको की श्राप की वजह से रात बितानी होती है। कौन है वो लोग? चकवा चकवी। अब निशा काल से चिर अभिशापित क्यों है? क्योंकि वो बहुत पुराने समय से, पुरातन काल से उनको श्राप मिला हुआ है कि वो रात्रि को नहीं मिल सकते। तो उस बेबस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। तो जब रात्रि बीत गई तो वो चकवा चकवी क्या करते? सारी रात खूब जोर जोर से चींचा करते रहते हैं और जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं। तो उनका रोना, क्रंदन का मतलब होता है कि जब कोई बिछड़ जाता है, चीत्कार। कह रहा है उनकी चीत्कार करना, चीखना चिल्लाना बंद हो गया। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरिदरी पर, शैवाल क्या होता है? काई। कह रहा अब जब पहले तो वो रो रहे थे रात को, अब जैसे इस बाल अरुण यानी सूरज निकला तो क्या हुआ है उसमें? महान मने बहुत बड़े सरोवर के किनारे जो काई जमी हुई है, वो उसका कवि की कल्पना क्या है कि वो काई नहीं जमी, माने वो हरे रंग का कोई कालीन बिछा हुआ है, हरे रंग की दरी बिछी हुई है। उस दरी पर वो चकवा चकवी आके प्रसन्नता से बैठ गए
और प्रणय कलह छिड़ते देखा है। और वो चकवा चकवी सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ वो क्या करने लगे हैं, अपना प्रेम भरी तकरार उनकी शुरू हो गई है। तो कह रहा है मैंने क्या देखा कि प्रेम भरी तकरार करते हुए जब मैंने देखा तो चिर अभिशापित चकवा चकवी का पुनर्मिलन मुझे अत्यंत प्रिय प्रतीत हुआ और बादल को घिरते देखा। यानी मैं वो खुशकिस्मत, मैं वो भाग्यशाली इंसान हूं जिसने पर्वत शिखर पर बादल को घिरते हुए देखा है। तो बहुत ही अच्छा ये वर्णन है। वसंत ऋतु आप जानते हैं मादक होती है, प्रेम के लिए बड़ी उपयुक्त होती है, हम साहित्य में पढ़ते आए हैं। चकवा चकवी का मिलन प्रातः काल को ही होता है और इसमें पौराणिक बात भी की गई है जो एक किंवदंती है। और चकवा चकवी में अनुप्रास अलंकार है चा चा। ठीक, चलिए। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज ही के ही उन मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में, और कह रहा है ऐसा दुर्गम क्या होता है, जो वहां पर जाना बहुत कठिन हो। तो ऐसी घाटी में, ऐसे बर्फ से ढकी हुई घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, यानी सैकड़ों उसकी ऊंचाई पर, यानी हजारों फुट की, सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर, कह रहा मैंने चंचल हिरणों को दौड़ते हुए देखा है। अब हिरण क्यों दौड़ रहे हैं? हिरण इसलिए दौड़े, अलग नाभि से उठने वाली अपनी ही नाभि, आप चाहते हो ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नाई। तो कस्तूरी कुंडल बसे, ये तो आपने सुना हुआ है। तो जो कस्तूरी की खुशबू है वो मृग के अंदर, पेट के अंदर ही होती है, और वो सोचता है इतनी अच्छी खुशबू कहां से आ रही है, वो सारे में दौड़ता रहता है, खोजता रहता है, और वो उसको नहीं मिलती। तो ये कह रहा है अपनी ही नाभि में जो कस्तूरी की सुगंध से वो व्याकुल है, और उसको समझ में तो आ नहीं रहा होता हिरण को कि मुझे खुशबू कहां से आ रही है। तो उस अपने पेट के अंदर की ही नाभि से उठने वाली सुगंध से व्याकुल होकर पर्वत शिखर पर इस घाटी में इधर उधर घूम रहा है, दौड़ रहा है। तरल तरुण कस्तूरी मृग को, कि मतलब जो बहुत ही कैसा है, युवा मृग है, ठीक है, और बहुत चंचल है। तो वो ऐसे कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। और जब उसको कस्तूरी नहीं मिलती, उसको ये तो समझ में नहीं आता कि कस्तूरी तो मेरे पेट में ही है, मेरी नाभि में ही है। वो इधर उधर भाग रहा है पर्वत शिखर पर। तो कह रहा है जब वो अपने पे चिढ़ रहा है, खिंच रहा है, तो ये देखकर मुझे बहुत ही हंसी आ रही है, बहुत ही जो है प्यारा और सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो आप जानते हो कि कस्तूरी की गंध मृग की नाभि से ही आती है। जो भोला हिरण है वो इस बात से अपरिचित होता है, उस गंध को पाने के लिए वो इधर दौड़ता रहता है। और ये दृश्य इसने जब नागार्जुन जी अपनी आंखों से देखते हैं तो वो उसकी कल्पना अपनी आंखों में संजोए हुए है। तो कस्तूरी मृग के आचरण का बड़ा सहज स्वाभाविक चित्रण हुआ है, और उसके खींचने दौड़ने का मतलब एक बहुत ही नया आयाम काव्य को दिया गया है। आगे चलें। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। अब कवि क्या कह रहा है यहाँ पर, निराशा के स्वर में वो ये कह रहा है कि न जाने वह धनपति कुबेर कहाँ चला गया जिसको कि यक्ष ने निर्वासित किया था। तो बच्चों इसकी ना एक छोटी सी कहानी है। आपको पता होगा कि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी, ठीक है। तो उसमें मेघदूत की जो रचना की थी उसमें क्या है कि जो धनपति कुबेर है, उन्होंने, एक यक्ष था, वो अपनी प्रेयसी को बहुत प्रेम करता था, तो उस यक्ष को 1 साल के लिए उन्होंने निर्वासित कर दिया था, ठीक है। इस निर्वासन की अवधि में यक्ष जो था अपनी प्रेमिका से मिल नहीं सकता था, तो यक्ष ने मेघ को, मेघ मतलब बादल को दूत बना के अपनी प्रेयसी के पास भेजा था अलकापुरी, और कहा था कि मेरा ये प्रेम का संदेश मेरी प्रेमिका को दे दो। तो इसी पर पूरे मेघदूतम की रचना हुई, मेघ दूत बन के गया। तो संस्कृत का है मेघदूतम जो कालिदास ने रचना की। तो इस पद्यांश में हम उसकी चर्चा पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब ये क्या है, कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका। क्या धनपति कुबेर कहाँ चला गया जिसने यक्ष को निर्वासित किया था, और उसकी वैभव नगरी अलकापुरी का भी कुछ अता पता नहीं है। फिर व्योम प्रवाही गंगा जल का, यानी आगे ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता नहीं कब। कह रहा कालिदास ने अपने जो मेघदूत विरह काव्य है उसमें कोई
जो आकाश गंगा है उसका भी जिक्र किया था, कह रहा वो भी पता नहीं कहाँ चली गई। फिर कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा हो गाना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था। कह रहा क्या पता कि जो जब आकाश गंगा भी नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो कहीं ये जो मेघ है, ये जो यक्ष का दूत बनकर उसने अलकापुरी में भेजा था, वो मेघदूत भी क्या पता इसी पर्वत की सुंदरता को देखकर इस पर बरस पड़ा हो, यानी इसी पर्वत पर तो नहीं बरस पड़ा वो। फिर कह रहा पता नहीं, जाने दो वह कवि कल्पित था। हो सकता है कि ये तो खाली कवि की कल्पना ही हो, यानी कोई सच्चाई इसमें न हो, लेकिन उसमें सच्चाई थी या नहीं थी। लेकिन नागार्जुन जी कहते हैं जो मैं कह रहा हूं उसमें सच्चाई जरूर है। मैंने तो भीषण जाड़ों में नव चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। तो ये कह रहे हैं कि उसकी बातों में सच्चाई थी या नहीं थी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बात में सच्चाई है, क्योंकि मैंने पर्वत प्रदेश की भीषण सर्दी में गगनचुंबी कैलाश शिखर पर मेघ खंडों को, मेघ के यानी बादल के टुकड़ों को तूफानों से टकराते हुए देखा है, यानी पर्वतीय प्रदेश में गिरने वाली सघन मेघमाला को मैंने गहराते हुए स्वयं देखा है। कह रहा मेघदूत की सच्चाई तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने दृश्य देखा है वो अपने आप में बहुत अधिक अद्भुत दृश्य है। तो महामेघ और झंझानिल इसका जो बिंब है वो बहुत ही सुंदर जान पड़ा है। ठीक है, यानी विशाल बादल जब टकराता है तूफानी हवा से तो किस प्रकार का ये दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आगे देखें, अंतिम पद्यांश देखते हैं हम। ये बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हर लाइन में कुछ ना कुछ वो बात बताएगा, हर पंक्ति में। शत शत निर्झरिणी कल मुखरित देव दारु कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर। अब आप जानते हो शत शत मतलब सैकड़ों, निर्झर मतलब झरने बह रहे हैं, कलकल स्वर में बह रहे हैं, ये आप जानते हो। मुखरित देव दारु कानन में, कानन मतलब जंगल में, देवदार के वृक्ष यानी देवदारों के वृक्षों की भरमार वाले जंगल में सैकड़ों झरने बह रहे हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर दृश्य क्या है कि किन्नर किन्नरियां जो पर्वतीय प्रदेश में रहते हैं, किन्नर किन्नरियों की जाति के लोग, वो बहुत ही आभूषण पहनते हैं। कैसे? कमल के फूलों के बने हुए। बैठते किस में है? चांदी के बने हुए, वो उनपे जो तिपाइयां हैं, चारपाइयां हैं, उस पे बैठे हुए हैं। और उन्होंने बहुत वेणी, जो क्या कहते हैं, चोटियों में अपने बहुत सारा श्रृंगार किया हुआ है। ये मैं आपको पहले समराइज कर रही हूँ, कि बता रही हूँ। चोटी में श्रृंगार किया हुआ है और उन्होंने क्या किया, उनके सामने रखे मदिरा के प्याले और मदिरा पी रखी है, इसलिए उनकी आंखें एकदम लाल है, ठीक है। और बड़े वो जो है, और क्या कर रहे हैं, अपनी वंशी पे हाथ फेर रहे हैं। तो इस तरीके का दृश्य है। तो अब आप इसको अब इस संदर्भ में सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किन्नर किन्नरी जाति के जो लोग बड़े सुंदर हुआ करते थे, वो क्या कर रहे हैं, वो मदिरा पी रहे हैं, और कैसे उनका जो श्रृंगार है उसका वर्णन है। तो अब आ जाते हैं इधर। शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, यानी लाल और सफेद भोजपत्रों से बनी हुई जो कुटिया है उसके अंदर बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं? रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। तो जो है इन्होंने क्या पहन रखा है, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने कानों में जो है कानों को सजाया हुआ है। और क्या किया हुआ है, इंद्रनील की माला पहने, यानी नीलमणि की इन्होंने माला पहनी हुई है। क्या किया हुआ इन्होंने, नीलमणि की इन्होंने माला पहनी हुई है। फिर शंख सरीखे सुघड़ गलों में, और उनके गले कैसे हैं, बड़े सुघड़ है, बड़े खूबसूरत गले हैं इनके। तो शंख जैसे सुंदर जो सुघड़ गले हैं उसमें इन्होंने क्या पहनी हुई है, नीलमणि की माला पहनी हुई है। कानों में कुवलय लटकाए शतदल लाल कमल श्रेणी में। अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया हुआ है कि कानों में नीले कुवलय मतलब नील कमल, नीले रंग के कमलों के कुंडल कानों में अपने धारण किए हुए हैं। और शतदल लाल कमल वेणी में, और उन्होंने क्या किया हुआ है कि वेणी में लाल रंग के कमल सजाए हुए हैं। फिर रचित मणि खचित कला में, यानी लाल चंदन, और फिर बता रहा है वो पान पात्र द्राक्षा से पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर। अब ये कह रहे लाल चंदन की तिपाई पर चांदी और मणियों से बना हुआ मदिरा पात्र अपने आमने सामने रखकर
बैठे हुए हैं। फिर क्या है आगे दृश्य, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पालथी मारे, और किस प्रकार की जो उनका वो है, किस पे पालथी मार के बैठे हुए हैं, जो मृग के छालों से बने हुए वस्त्र है उस पर, उसका समझो आसन सा बिछा बना रखा है उन्होंने, और उस पे आलती पालती मारकर बैठे हुए हैं। मदिरा अरुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों के मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। अब ये कैसे है, मदिरा के कारण, अरुण मने लाल, यानी जो उनकी मदिरा पान करने की वजह से आंखें जो उनकी लाल हुई है, उन आंखों से ये उन्मत्त है। और किन्नर किन्नरियां क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से के पास प्रेम से बैठे हुए हैं, क्या लेके, मदिरा पी रहे हैं, मदिरा पीते हुए आंखें लाल है उनकी, और उनमें बांसुरी बजा रहे हैं। तो उनकी जो कोमल हाथ है उससे वो उनकी मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है। और कुछ किन्नर किन्नरियां क्या कर रहे हैं कि बांसुरी बजा रहे हैं मदिरा पीकर, तो उनकी कोमल उंगलियों को वो बंसी पर फिरते हुए देख रहा है। किसने, नागार्जुन जी ने। तो एक बार फिर मैं इसको बता दूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। कह रहे देखो, मैंने आपको जैसे कि बताया कि देवदार में, किस देवदार के वृक्षों के भरमार वाला जो जंगल है उसमें सैकड़ों झरने बह रहे हैं। इस देवदार के वृक्ष के नीचे लाल श्वेत भोजपत्रों से बनी कुटिया है, जिसमें रंग बिरंगे फूलों से उन्होंने केशों को सजाया हुआ है। सुंदर शंख के समान उनका गला है, जिसमें उन्होंने नील मणियों के हार पहने हुए हैं। कानों में नीला कमल है, वेणी में उन्होंने लाल कमल टांगा हुआ है। लाल चंदन की तिपाई पर वह चांदी से बने हुए और मणियों से जड़े हुए उनके मदिरा के पात्र हैं, और उसमें बैठकर वो अंगूरी शराब भरकर आमने सामने बैठे हैं। कवि ने उनके नरम नरम और बेदाग छोटे कस्तूरी मृगों की छाल पर, मैंने बताया ना, आलती पालती मार के उनके आसन पे बैठे हैं, और मदिरा पान के कारण उनके नेत्र लाल हो रहे हैं, और ये किन्नर किन्नरियां वंशी पर अपनी कोमल और मधुर अंगुलियों को फिरा रहे हैं। तो ऐसा कवि ने ये उनकी जो उनका वो है कुटिया है, उनके कुटी के दृश्य को देखा है। फिर से वो कहता है कवि ने बादल को घिरते देखा है। तो बहुत ही खूबसूरती से इसने वर्णन किया है। संस्कृत के तत्सम शब्द थोड़े ज्यादा हैं इस पद्यांश में। किन्नर किन्नरियों के विलासमय जीवन का बड़ा मनोहारी चित्रण है। उनकी रहन सहन मौज मस्ती का सुंदर बिंब बना है। शत शत और अपने अपने में पुनरुक्ति अलंकार है। शंख सरीखे नरम निदाग न न अनुप्रास अलंकार है। और शंख सरीखे, सरीखे मतलब सुगढ़ जैसे, शंख जैसे गले की वजह से उपमा अलंकार है। और संस्कृत निष्ठ भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। अंतिम पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा। मेघदूत वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों पैराग्राफ आप ज्यादा अच्छी तरह कर जाना। इसके साथ ही आप